बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है फेजेस ऑफ मियोसिस। स्टूडेंट, आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 के। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें हम लोग बाकिया जो फेजेस होंगे लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मियोसिस का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिप्लॉयड यूकारियोटिक सेल डिवाइड होता है, तकसीम होता है और डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है। स्टूडेंट, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ये बात याद रखना कि जिसमें एक डिप्लॉयड यूकारियोटिक सेल होता है, वो डिवाइड होता है और डिवाइड होके कितने हैप्लॉइड डॉटर सेल जनरेट करता है? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जनरेट करता है। डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब कैसे सेल्स होते हैं? डिप्लॉइड का मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। कौन से पेयर की फॉर्म में होते हैं? होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। जबकि अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। स्टूडेंट, मियोसिस में पहली बात हमने क्या पढ़ी कि जिसमें एक डिप्लॉइड यूकारियोटिक सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जनरेट करता है। स्टूडेंट, जो डिप्लॉइड कैसे सेल्स होते हैं? डिप्लॉइड का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। हैप्लॉइड ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, तो अब तो आप लिख लेंगे, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई कि डिप्लॉइड में जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होंगे कौन से पेयर? होमोलोगस पेयर। हैप्लॉइड में क्रोमोसोम जो होंगे पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। स्टूडेंट, फेजेस ऑफ मियोसिस को डिस्कवर किसने किया था? स्टूडेंट, ऑस्कर हार्विक एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1876 में फेजेस ऑफ मियोसिस को डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट, यही वो इंसान थे, यानी कि ऑस्कर हार्विक ही ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा इन फेजेस को एक्सप्लेन किया था। किसने पहली दफा फेजेस ऑफ मियोसिस को एक्सप्लेन किया था? ऑस्कर हार्टविग ने किया था। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द फेजेस ऑफ मियोसिस, तो आप क्या कहेंगे? फेजेस ऑफ मियोसिस वर डिस्कवर्ड बाय ऑस्कर हार्टविग एंड हु इज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट। इन पहली दफा हु डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मियोसिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने किया था? किसने किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग ने किया था। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज द phases of meiosis, when was the phases of meiosis was firstly explained, तो कब हुए थे? 1876 में एक्सप्लेन किए गए थे। किसने किए थे? ऑस्कर हार्टविग ने किए थे। ऑस्कर हार्टविग क्या थे? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। उम्मीद है डिस्कवरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट, जो मियोसिस का प्रिपेरेटरी स्टेप होता है, यानी कि मियोसिस का जो तैयारी का स्टेप होता है, वो माइटोसिस के इंटरफेस से आइडेंटिकल होता है। यानी कि स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं कि जो मियोसिस के प्रिपेरेटरी स्टेप होंगे वो बिल्कुल किसके आइडेंटिकल होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे माइटोसिस के इंटरफेस के। स्टूडेंट, इंटरफेस के डिवीजन की बात की जाए तो जो इंटरफेस हुआ है वो 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। मियोसिस का जो इंटरफेस है वो भी 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से फेजेस? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। स्टूडेंट, जो इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद मियोसिस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इंटरफेस के बाद माइटोसिस में क्या आ रहे थे? प्रोफेस आ रहा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आ रहे थे। स्टूडेंट, अब बात की जा रही है कि जो इंटरफेस होता है उसके बाद क्या आते हैं? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आते हैं। मियोसिस 1, स्टूडेंट, जो मियोसिस 1 होता है इसमें क्या होता है
कि जो एक डिप्लॉयड सेल होता है उसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होता है उसके होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। कितने हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं? 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में जो डिप्लॉयड सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट ये मियोसिस 1 है, ये एक ऐसा स्टेप होता है मियोसिस में जिसके थ्रू जेनेटिक वेरिएशन जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। स्टूडेंट कौन सा स्टेप होता है मियोसिस का जिसमें जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, जेनेटिक वेरिएशन जनरेट होती है? तो कौन सा स्टेप होता है? मियोसिस 1 ऐसा स्टेप होता है जो कि जनरेट करता है जेनेटिक वेरिएशंस को। मियोसिस 1 के मेन स्टेप कौन कौन से हैं? जो मियोसिस 1 है, मियोसिस में कौन कौन, मियोसिस 1 के मेन स्टेप क्या क्या थे, क्या क्या है? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा था कि इंटरफेस के बाद डायरेक्ट क्या आ रहे थे? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और माइटोसिस और मियोसिस आ रहा था। लेकिन मियोसिस में क्या है स्टूडेंट? मियोसिस में क्या है कि मियोसिस में सबसे जो इंटरफेस है उसके बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आते हैं। आगे मियोसिस 1 के जो मेन स्टेप हैं वो 2 मेन स्टेप हैं। कौन कौन से हैं? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब बात करेंगे हम कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कितने फेजेस होते हैं स्टूडेंट? जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। स्टूडेंट मियोसिस के कैरियोकाइनेसिस को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है? 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज में किया गया है, मेटाफेज में किया गया है, एनाफेज में किया गया है और किस में किया गया है? टीलोफेज में किया गया है। प्रोफेज 1 स्टूडेंट, जो प्रोफेज 1 है ये मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान क्या होता है, तो स्टूडेंट ये जो स्टेज होता है यानी कि जो प्रोफेज 1 होता है इसमें क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं। क्रोमैटिन के कंडेंस होने का क्या मतलब होता है? क्रोमैटिन के कंडेंस होने का मतलब है कि क्रोमैटिन जो होते हैं, कंडेंस मतलब सुकड़ते हैं, क्रोमैटिन सुकड़ते हैं और सुकड़ के क्या बनाते हैं? सुकड़ के वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। साइनेप्सिस क्या होता है स्टूडेंट? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? पेयर्स बनाते हैं। और ये सारा काम यानी कि क्रोमोसोम्स का लाइन अप होना और वापस पेयर होना, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? ये प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको साइनेप्सिस कहा जाता है। स्टूडेंट उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके थ्रू होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और पेयर्स बनाते हैं? वो कौन सा प्रोसेस है? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप होके पेयर्स बनाते हैं। बाइवेलेंट क्या होता है स्टूडेंट? होमोलोगस क्रोमोसोम का जो हेयर पेयर है उसे क्या कहते हैं? बाइवेलेंट कहते हैं। स्टूडेंट होमोलोगस क्रोमोसोम का हेयर पेयर क्या कहलाता है? बाइवेलेंट कहलाता है। उसके बाद टेट्रेड। स्टूडेंट टेट्रेड क्या होता है? स्टूडेंट हर जो बाइवेलेंट होता है उसके पास 4 क्रोमेटाइड होते हैं। स्टूडेंट हर बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटाइड्स होते हैं? 4 क्रोमेटाइड होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? टेट्रेड कहा जाता है। इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? टेट्रेड कहा जाता है। कैस्मेटा क्या होते हैं स्टूडेंट? कैस्मेटा क्या होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होते हैं स्टूडेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम के कौन से क्रोमेटाइड? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। और कितने नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे। और स्टूडेंट वो जो सर्टेन पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को, उन अटैचमेंट के पॉइंट को क्या कहा जाता है? कैस्मेटा कहा जाता है। उन अटैचमेंट के पॉइंट को क्या कहा जाता है? कैस्मेटा कहा जाता है। स्टूडेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के कितने सिस्टर क्रोमेटाइड? 2 सिस्टर क्रोमेटाइड। स्टूडेंट सॉरी, सिस्टर क्रोमेटाइड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। होमोलोगस क्रोमोसोम के सिर्फ सिस्टर क्रोमेटाइड नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। और कितने नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड जो कि ज्वाइन होते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे। और किसके थ्रू?
लंबाई का रूह, यानी कि जिस तरफ उनका लंबाई का रूह होता है उस तरफ वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, और जिन पॉइंट्स पे वो ज्वाइन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कैस्मेटा कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है स्टूडेंट? एंड अब जो कैस्मेटा के बाद नेक्स्ट स्टेज आ गया, उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होते हैं वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। स्टूडेंट ऊपर क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड अटैच हो गए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। अब वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में वो ये करेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं वो अपना जो सेगमेंट है, अपना जो मटेरियल है वो एक्सचेंज करेंगे। और स्टूडेंट ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। स्टूडेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। वर्ड मियोसिस किससे डिराइव्ड हुआ है स्टूडेंट? वर्ड मियोसिस ग्रीक वर्ड यानी यूनानी लफ्ज मियोन से निकला है, जिसका मतलब है छोटा बनाना, जिसका क्या मतलब है, छोटा करना। सिंस इट रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर टू मेक स्मॉलर का मतलब हुआ छोटा करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्रोमोसोम नंबर को कम किया जाएगा। क्या स्टूडेंट? कि इसमें क्रोमोसोम नंबर को कम किया जाएगा। स्टूडेंट अब मैंने लास्ट स्लाइड में आपको लास्ट टाइम क्या बात बताई थी कि जो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। स्टूडेंट ये जो सेगमेंट का एक्सचेंज है इसके नतीजे में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो रिकम्बाइन हो जाती है। क्या होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? उसकी रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर के दरमियान क्या होता है स्टूडेंट? जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम का हर जो पेयर होता है वो बाइवेलेंट की सूरत में ही रहता है। बाइवेलेंट की सूरत में रहने का क्या मतलब है कि वो उसके बाद भी पेयर में रहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बाद भी पेयर में ही रहते हैं। स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होते हैं, मजीद कंडेंस होते हैं, मजीद सिकुड़ जाते हैं। जो न्यूक्लियोलाई होता है वो डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, गायब हो जाता है। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि टूट जाती है। स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का हर पेयर बाइवेलेंट की सूरत में ही रहता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में ही रहते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो मजीद कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट जाता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेंट्रियोल की माइग्रेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्या बताया कि स्टूडेंट जो सेंट्रियोल क्या होते हैं, इंटरफेस के दौरान डुप्लीकेट होते हैं। स्टूडेंट ये इसी स्लाइड में बताया जा रहा है कि जो सेंट्रियोल हैं वो कहाँ डुप्लीकेट हो जाते हैं, इंटरफेस जो होता है मियोसिस का उसी में डुप्लीकेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, दो डिफरेंट पोल की तरफ, दो ऑपोजिट पोल की तरफ वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्टूडेंट सेंट्रियोल जो कि इंटरफेस के दरमियान डुप्लीकेट हो जाते हैं, ऑलरेडी वो इंटरफेस के दरमियान डुप्लीकेट हुए होते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, दो ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं और वापस क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे जो स्पिंडल फाइबर के काइनेटकोर होते हैं, काइनेटकोर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनकी अटैचमेंट कैसे होती है स्टूडेंट? जो काइनेटकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटकोर के साथ अटैच होते हैं। स्टूडेंट काइनेटकोर स्पिंडल फाइबर के बारे में बात याद रखनी है कि वो कहाँ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के काइनेटकोर के साथ अटैच होते हैं। स्टूडेंट ये जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं प्लीज आप एक दफा इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हेडिंग आपको बहुत ज्यादा काम देंगी। ये जो हेडिंग है इससे हमें बहुत ज्यादा बात समझ आ जाती है और इसका हमारा जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। स्टूडेंट जो काइनेटकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के काइनेटकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। जबकि अगर हम नॉन काइनेटकोर स्पिंडल फाइबर की बात करें,
नॉन काइनेटिक स्पिंडल फाइबर का क्या मतलब हुआ? ऐसे स्पिंडल फाइबर जिनके साथ काइनेटिक अटैच नहीं होती। काइनेटिक एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, और नॉन काइनेटिक प्रोटीन फाइबर का क्या मतलब हुआ कि ऐसे स्पिंडल फाइबर जिनके साथ काइनेटिक का वो जो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच नहीं है। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बजाय एक दूसरे से जुड़ेंगे। क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बजाय एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। स्टूडेंट, दो काइनेटिक जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनकी अटैचमेंट कैसे होती है? वो कैसे अटैच होते हैं? स्टूडेंट, जो दो काइनेटिक स्पिंडल फाइबर होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स से आते हैं और क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के एक पेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। पहले मैंने आपको क्या कहा कि दो काइनेटिक स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए हैं, तो अब क्या होगा कि वो ऑपोजिट पोल की तरफ से क्या करेंगे? वापस आके क्या करेंगे? क्रोमोसोम के पेयर के साथ अटैच हो जाएंगे। क्रोमोसोम का एक पेयर होगा जिसके साथ दोनों काइनेटिक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। स्टूडेंट, माइटोसिस में हम देखते हैं कि जो दो काइनेटिक स्पिंडल फाइबर हैं वो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। स्टूडेंट, एक क्रोमोसोम और अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम में फर्क होता है। अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब हुआ कि दो क्रोमोसोम के साथ दो काइनेटिक स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही हैं। एक क्रोमोसोम के साथ हो रहा है और दूसरा दूसरे क्रोमोसोम के साथ हो रहा है, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में जो दोनों के दोनों काइनेटिक स्पिंडल फाइबर होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें हम जो बकिया फेजेस हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1, इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू एंड खुदा हाफिज।